फिल्म की शुरुआत साल 1969 से होती है। हम आयरिस और उसके बॉयफ्रेंड पॉल को देखते हैं। पॉल आज आयरिस को एक खास सरप्राइज देने वाला था। वह उसकी आंखों पर बंधी पट्टी हटाता है और सामने का नजारा देखकर आयरिस हैरान रह जाती है। उनके सामने था स्काई व्यू रेस्टोरेंट, जो लगभग 494 फीट की ऊंचाई पर बना दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट्स में से एक था और आज ही उसका भव्य उद्घाटन होने वाला था। पॉल इस पल को लेकर बेहद उत्साहित था, जबकि आयरिस खुश होने के साथ साथ थोड़ी घबराई हुई भी थी। इतनी ऊंचाई उसे असहज महसूस करा रही थी। दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, बाहर एक छोटा बच्चा फाउंटेन में सिक्के फेंकता दिखाई देता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। बच्चा उसकी बात सुनकर वहां से चला जाता है। इधर आयरिस और पॉल एक विशाल लिफ्ट में चढ़ते हैं, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर लिफ्ट बताया जाता है। होटल का पूरा स्टाफ मेहमानों के स्वागत में लगा हुआ था। लिफ्ट ऑपरेटर बड़े गर्व से बताता है कि यह रेस्टोरेंट तय समय से 5 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था। ये बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन यहीं से आने वाले खतरे की पहली झलक भी मिल जाती है। ऊपर पहुंचने के बाद पॉल अपनी रिजर्वेशन के बारे में पूछता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसकी बुकिंग कंफर्म ही नहीं हुई। पॉल थोड़ा निराश हो जाता है। दूसरी ओर आयरिस को अचानक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। घबराहट के कारण वह वॉशरूम चली जाती है। उधर रेस्टोरेंट में डांस, म्यूजिक और जश्न का माहौल था। तभी एक बारटेंडर शैंपेन की बोतल खोलता है। उसका कॉर्क ऊपर लगे झूमर से टकराता है और कांच का एक नुकीला टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है। वह सीधे कांच के बने फ्लोर पर गिरता है, जिससे उसमें एक छोटा सा क्रैक पड़ जाता है। उसी समय बिल्डिंग के जॉइंट्स भी भारी वजन के कारण हल्के हल्के हिलने लगते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। इसी बीच आयरिस की मुलाकात वहां पर परफॉर्म कर रही एक सिंगर से होती है। वह मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या वह प्रेग्नेंट है। आयरिस बताती है कि उसे 2 महीने की प्रेगनेंसी है, लेकिन उसने अभी तक यह बात पॉल को नहीं बताई। यही वजह थी कि उसे बार बार उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। सिंगर उसे शुभकामनाएं देती है और अपने बेटे के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद पॉल आयरिस को खुले हिस्से में ले जाता है और अचानक उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। आयरिस खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद वह भी पॉल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। उसे डर था कि शायद पॉल नाराज होगा, लेकिन इसके उलट वह बेहद खुश हो जाता है। वह आयरिस को एक अंगूठी पहनाता है, जो थोड़ी टाइट होती है, लेकिन आयरिस उसे पहन लेती है। उसी समय नीचे वही बच्चा फिर से फाउंटेन में सिक्के फेंक रहा था। गार्ड उसे समझाता है कि इतनी ऊंचाई से गिरा छोटा सा सिक्का भी गोली जितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बच्चा उसकी बात नहीं मानता। एक सिक्का हवा के दबाव से वेंट के अंदर चला जाता है और एक घूमते हुए पंखे में फंस जाता है। देखने में यह छोटी सी घटना लगती है, लेकिन आगे चलकर यही सिक्का पूरे हादसे की सबसे बड़ी कड़ी बन जाता है। रेस्टोरेंट में सभी लोग डांस और जश्न में मग्न थे, लेकिन उसी समय कांच के फ्लोर में पड़ा छोटा सा क्रैक धीरे धीरे और बड़ा होने लगा। दूसरी ओर पंखे में फंसा हुआ सिक्का निकलकर एक पाइप से टकराता है, जिससे गैस लाइन को नुकसान पहुंचता है और वहां धीरे धीरे ज्वलनशील गैस लीक होने लगती है। किसी को भी इस आने वाले खतरे का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। इसी बीच आयरिस को अचानक फिर वही अजीब सा एहसास होने लगता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह बिना कुछ सोचे कांच वाले हिस्से से पीछे हट जाती है। जैसे ही वह हटती है, कांच का पूरा फ्लोर जोरदार आवाज के साथ टूट जाता है। उस पर खड़े दर्जनों लोग लगभग 494 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं। आयरिस पॉल का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पकड़ छूट जाती है और पॉल नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। एक ही पल में आयरिस की खुशियां और उसके सारे सपने बिखर जाते हैं। अब पूरे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच जाती है। बिल्डिंग के जॉइंट्स टूटने लगते हैं और हर तरफ चीख पुकार गूंज उठती है। इसी दौरान एक महिला के कपड़ों में आग लग जाती है। वह बचने के लिए भागती है,
लेकिन गैस लीक होने की वजह से आग और भी भयानक रूप ले लेती है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका आग की लपटों से घिर जाता है। आयरिस किसी तरह खुद को संभालती है। तभी उसकी नजर उस सिंगर पर पड़ती है जो आग की लपटों में घिर चुकी थी। मरने से पहले वह अपने छोटे बेटे को एक बॉक्स के अंदर छिपाकर उसकी जान बचा देती है। मां अपने आखिरी पल तक अपने बच्चे की सुरक्षा के बारे में ही सोचती है। उधर बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा झुकने लगता है। कई लोग टूटे हुए हिस्से से नीचे गिर जाते हैं, जबकि कुछ लोग शीशे की खिड़कियों में फंसकर किसी तरह बचने की कोशिश करते हैं। तभी ऊपर से वही सिक्का नीचे गिरता है और एक भारी पियानो अपनी जगह से खिसककर शीशे से टकरा जाता है। कांच टूटते ही कई लोग उसकी चपेट में आकर मारे जाते हैं। कुछ लोग लिफ्ट के जरिए नीचे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा वजन के कारण लिफ्ट टूट जाती है और उसके अंदर मौजूद सभी लोग कुचल कर मर जाते हैं। वहीं जो रिसेप्शनिस्ट अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, वह भी लिफ्ट के बीच फंसकर दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग सीढ़ियों से भागते हैं, लेकिन सीढ़ियां भी बीच से टूट जाती हैं और उन पर मौजूद लोग नीचे गिरकर जान गंवा देते हैं। अब तक पूरे रेस्टोरेंट में तबाही फैल चुकी थी। बस वही छोटा बच्चा किसी तरह नीचे पहुंच जाता है और खुश होता है कि वह बच गया, लेकिन अगले ही पल ऊपर से गिरा भारी पियानो उसे भी कुचल देता है। अंत में वही सिक्का वापस फाउंटेन में जाकर गिरता है, जहां से यह पूरी घटनाओं की कड़ी शुरू हुई थी। आखिर में आयरिस को वह सिंगर का बेटा जिंदा मिल जाता है। वह उसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों फिसलकर किनारे से लटक जाते हैं। आयरिस की उंगली में पॉल की पहनाई हुई अंगूठी लोहे में फंस जाती है। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अंगूठी के साथ उसकी उंगली की चमड़ी तक उखड़ जाती है। आखिरकार दोनों नीचे गिर जाते हैं और यहीं पर यह भयानक हादसा खत्म होता हुआ दिखाई देता है। अचानक सीन बदलता है और हमें पता चलता है कि अभी तक जो भयानक हादसा हमने देखा वह असल में हुआ ही नहीं था। यह सब आयरिस का एक प्रीमोनिशन, भविष्य का आभास था। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है, जहां हमारी मुलाकात स्टेफनी से होती है। पिछले कुछ समय से उसे बार बार वही डरावना सपना आता है, जिसमें स्काई व्यू रेस्टोरेंट का हादसा दिखाई देता है। यही वजह है कि वह ठीक से सो भी नहीं पाती और उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगता है। स्टेफनी अपनी दोस्त को बताती है कि सपने में दिखने वाली औरत उसकी नानी आयरिस है, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे कभी मिली भी नहीं। फिर भी हर रात वही सपना क्यों आता है? आखिर उस हादसे के पीछे क्या राज है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए वह अपने घर लौटती है। वहां उसकी मुलाकात अपने पिता और छोटे भाई चार्ली से होती है। उसकी मां डार्लिन उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, इसलिए स्टेफनी के मन में उसके लिए काफी नाराजगी थी। स्टेफनी अपने पिता से आयरिस के बारे में पूछती है, लेकिन वह इस विषय पर बात करने से बचते हैं। तब वह अपने भाई चार्ली के साथ अपने मामा हावर्ड के घर जाती है, जहां पूरे परिवार से मुलाकात होती है। स्टेफनी जब स्काई व्यू हादसे का जिक्र करती है, तो हावर्ड साफ कह देता है कि ऐसा कोई हादसा कभी हुआ ही नहीं। उसके मुताबिक आयरिस मानसिक रूप से बीमार हो गई थी और वह हमेशा किसी अनहोनी के डर में जीती रहती थी। इसी वजह से उसके बच्चों को उससे अलग कर दिया गया था। बाद में वह परिवार वालों को अजीब अजीब खत और तस्वीरें भेजती रही, जिसके कारण सभी ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। हावर्ड स्टेफनी को चेतावनी देता है कि वह आयरिस से दूर रहे, लेकिन उसके मन के सवाल खत्म नहीं होते। उसे पुराने पत्रों में आयरिस का पता मिल जाता है और वह अकेले उससे मिलने निकल पड़ती है। शहर से दूर एक सुनसान जगह पर आयरिस एक मजबूत बंकर में रहती थी। उसने पूरे घर में कैमरे और कई तरह के सुरक्षा इंतजाम कर रखे थे। जब स्टेफनी वहां पहुंचती है, तो आयरिस पहले उससे मोबाइल और चाबियां बाहर रखने को कहती है, फिर ही अंदर आने देती है। साफ दिखाई देता है कि वह हर छोटी चीज से भी बेहद सतर्क रहती है। कुछ देर बातचीत के बाद आयरिस उस सबसे बड़े राज का खुलासा करती है। वह बताती है कि 1969 में स्काई व्यू रेस्टोरेंट का हादसा वास्तव में कभी हुआ ही नहीं था।
उसे पहले ही पूरे हादसे का भविष्य दिखाई दे गया था। उसी प्रीमोनिशन की वजह से उसने सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल दिया और सैकड़ों जानें बचा लीं। लेकिन यहीं से असली मुसीबत शुरू हुई, क्योंकि मौत, डेथ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसके तय किए हुए लोग बच गए। आयरिस आगे बताती है कि मौत एक एक करके उन सभी लोगों को मारने लगी जिन्हें उस दिन मर जाना चाहिए था। कई सालों तक उसने इस रहस्य पर रिसर्च की और एक पूरी किताब तैयार की जिसमें लिखा था कि मौत किस तरह अपने शिकार तक पहुंचती है। उसके अनुसार अब सिर्फ वही लोग नहीं, बल्कि उनकी पूरी ब्लड लाइन भी मौत के निशाने पर है, क्योंकि उन्होंने उस दिन जिंदा रहकर अपनी आने वाली पीढ़ियां पैदा कर दी जो मौत के हिसाब से कभी अस्तित्व में आनी ही नहीं चाहिए थीं। आयरिस वह किताब स्टेफनी को देना चाहती है ताकि वह अपने परिवार को बचा सके, लेकिन स्टेफनी अभी भी उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं करती और गुस्से में वहां से बाहर निकल जाती है। आयरिस जानती थी कि जैसे ही वह बंकर से बाहर निकलेगी, मौत उसे नहीं छोड़ेगी। फिर भी वह स्टेफनी को सच साबित करने के लिए बाहर आती है और अगले ही पल एक भयानक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। स्टेफनी अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर पूरी तरह सदमे में आ जाती है। आयरिस की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं कई सालों बाद स्टेफनी की मां डार्लिन भी वापस लौटती है, लेकिन स्टेफनी उससे बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि बचपन में उसे अकेला छोड़ देने का दर्द वह अब तक नहीं भूल पाई थी। अगले दिन परिवार के बाकी लोग हार्वर्ड के घर एक छोटी सी पार्टी में इकट्ठा होते हैं। इधर स्टेफनी अकेले बैठकर आयरिस की दी हुई किताब पढ़ने लगती है। किताब के अंदर उसे वही पुराना सिक्का भी मिलता है जिसने स्काई व्यू हादसे की घटनाओं की शुरुआत की थी। उस किताब में मौत के कई पैटर्न, पुराने हादसों की जानकारी और अलग अलग तरीकों से होने वाली मौतों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। स्टेफनी को अब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि आयरिस की बातें शायद सच थीं। किताब में उसे कई अखबारों की कटिंग्स भी मिलती हैं जिनमें अलग अलग हादसों का जिक्र था। इन्हीं से पता चलता है कि पिछली फाइनल डेस्टिनेशन फिल्मों की सभी मौतें उसी घटना से जुड़ी थीं। यानी 1969 में जिन लोगों को मर जाना चाहिए था, उनके बच जाने की वजह से ही मौत आज तक उनका पीछा कर रही थी। यही इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा रहस्य था। उधर पार्टी में सब लोग मस्ती कर रहे थे, लेकिन मौत एक बार फिर अपना खेल शुरू कर चुकी थी। एक ड्रिंक के अंदर कांच का छोटा सा टुकड़ा गिर जाता है। वहीं ट्रैम्पोलिन के नीचे एक नुकीला गार्डन टूल भी पड़ा था। डार्लिन समय रहते उसे हटाकर एक बड़ा हादसा टाल देती है, जिससे साफ लगता है कि उसे भी किसी न किसी हद तक इस खतरे का अंदाजा था। इसी बीच स्टेफनी भी पार्टी में पहुंच जाती है और सभी को सावधान रहने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। तभी एक पानी की बोतल गिरकर पंप को चालू कर देती है। पानी का दबाव बढ़ने से आसपास रखे औजार गिरने लगते हैं। उसी समय कांच वाला गिलास नीचे गिरता है और उसका टुकड़ा हार्वर्ड के पैर में धंस जाता है। दर्द के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। उधर गिरते हुए गार्डन टूल्स लॉन काटने वाली मशीन को चालू कर देते हैं। मशीन तेजी से हार्वर्ड की ओर बढ़ती है और वह संभल भी नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में मशीन उसके चेहरे पर चढ़ जाती है और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। सबके सामने यह हादसा होते ही पूरे परिवार में दहशत फैल जाती है। हार्वर्ड के अंतिम संस्कार के बाद स्टेफनी फिर से आयरिस की किताब पढ़ती है। इस बार उसे उसमें एक नया नाम मिलता है, जेबी। किताब के अनुसार यह वही इंसान था जिसने वर्षों तक आयरिस के साथ मिलकर मौत के रहस्य पर रिसर्च की थी। अब स्टेफनी तय करती है कि अगर अपने परिवार को बचाना है तो सबसे पहले उसे इसी जेबी को ढूंढना होगा। इसके बाद स्टेफनी पूरे परिवार का फैमिली ट्री बनाती है और सभी को समझाती है कि मौत एक तय क्रम में आगे बढ़ रही है। सबसे पहले हार्वर्ड मरा, इसलिए अब उसकी संतानें खतरे में हैं। लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सभी उसे भी आयरिस की तरह वहम का शिकार समझने लगते हैं। स्टेफनी को अब एहसास होता है कि इतने सालों तक आयरिस ने अकेले यह सब
कैसे सहा होगा। उसी रात हम एरिक को उसके टैटू पार्लर में देखते हैं। वह अपने पिता हार्वर्ड की याद में टैटू बना रहा था। तभी तेज म्यूजिक की वाइब्रेशन से मेज पर रखा सामान हिलने लगता है। एक केमिकल की बोतल गिर जाती है और दूसरी तरफ पंखे के पास लगी धातु की चेन टूटकर एरिक की नाक की पियर्सिंग में फंस जाती है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गिरे हुए केमिकल में आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरा पार्लर आग की लपटों में घिर जाता है। किसी तरह एरिक वहां से बच निकलता है। अगली सुबह स्टेफनी अपने भाई चार्ली को जगाती है। उसे यकीन था कि अब मौत का अगला निशाना एरिक ही होगा। दोनों तुरंत उसके घर पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह थी कि पिछली रात हुए हादसे के बावजूद एरिक बिल्कुल सुरक्षित था। स्टेफनी उसे हर कदम पर सावधान रहने के लिए कहती है, लेकिन वह उसकी बात को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा देता है। इसी दौरान जूलिया भी वहां आ जाती है। वह भी स्टेफनी की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेती। तभी सड़क किनारे खेल रही जूलिया के पास अचानक एक गेंद आकर लगती है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे एक बड़े कूड़ेदान में गिर पड़ती है। उसी समय कूड़ा उठाने वाला ट्रक उस डिब्बे को मशीन में उलट देता है। सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में मशीन उसे कुचल देती है। जूलिया की दर्दनाक मौत सबको झकझोर कर रख देती है। इस हादसे के बाद पूरा परिवार सदमे में था। स्टेफनी सभी को समझाती है कि मौत बहुत चालाक है। जब भी कोई उसके प्लान को समझने की कोशिश करता है, वह अपना तरीका बदल देती है। अब कोई भी व्यक्ति कभी भी उसका अगला शिकार बन सकता है। तभी एरिक की मां एक बड़ा राज खोलती है। वह बताती है कि एरिक हार्वर्ड का असली बेटा नहीं है। उसका जन्म किसी और रिश्ते से हुआ था, इसलिए वह आयरिस की ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से मौत ने उसे छोड़ दिया और उसकी जगह असली वारिस जूलिया को अपना शिकार बनाया। यह सच सुनकर एरिक पूरी तरह टूट जाता है। अब स्टेफनी समझ जाती है कि अगला खतरा बॉबी पर मंडरा रहा है। वह सभी को बताती है कि आयरिस की किताब में मौत से बचने के कुछ तरीके भी लिखे हैं, लेकिन उन तरीकों को समझने के लिए उन्हें सबसे पहले जेबी से मिलना होगा, क्योंकि वही इस रहस्य को सबसे अच्छी तरह जानता है। डार्लिन को आयरिस के पुराने पत्रों से पता चलता है कि जेबी एक अस्पताल में काम करता है। इसके बाद स्टेफनी, चार्ली, डार्लिन, एरिक और बॉबी सभी मिलकर उसी अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। अब उन्हें उम्मीद थी कि शायद जेबी ही उन्हें मौत के इस अंतहीन खेल से बचने का रास्ता बता सके। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है, जहां आखिरकार उनकी मुलाकात जेबी से होती है। पहले लोग उसे कोई रहस्यमयी इंसान या मौत से जुड़ा हुआ मानते थे, लेकिन अब सच सामने आता है। जेबी वही छोटा बच्चा था जिसे 1969 के स्काई व्यू हादसे में उसकी सिंगर मां ने अपनी जान देकर बचाया था। बाद में आयरिस ने उसे ढूंढा और दोनों ने मिलकर कई सालों तक मौत के इस रहस्य पर रिसर्च की। जेबी बताता है कि मौत से बचने के केवल 2 तरीके हैं। पहला, किसी दूसरे इंसान की जान लेकर उसकी बची हुई जिंदगी हासिल करना। दूसरा, कुछ समय के लिए सचमुच मर जाना और फिर मेडिकल मदद से वापस जिंदा हो जाना। वह एक ऐसी लड़की का उदाहरण भी देता है जिसकी दिल की धड़कन कुछ देर के लिए रुक गई थी। डॉक्टरों ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया और मौत ने उसे अपना शिकार मानकर छोड़ दिया। इस तरह वह मौत के चक्र से बाहर निकल गई थी। जेबी आगे बताता है कि अब उसे भी कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए वह अपनी आखिरी जिंदगी शांति से बिताना चाहता है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। जेबी की बात सुनने के बाद एरिक और बॉबी एक खतरनाक योजना बनाते हैं। बॉबी को पीनट से एलर्जी थी। उनका प्लान था कि बॉबी जानबूझकर पीनट खाएगा। कुछ देर के लिए उसकी सांस रुक जाएगी, फिर डॉक्टर उसे बचा लेंगे और मौत का चक्र टूट जाएगा। दोनों वेंडिंग मशीन से पीनट बिस्किट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैकेट मशीन में फंस जाता है। गुस्से में एरिक मशीन पर जोर से हाथ मारता है। मशीन का शीशा टूट जाता है और अंदर लगा स्प्रिंग बाहर निकल आता है। दोनों इस बात पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान वे एक MRI रूम के पास पहुंच जाते हैं। मशीन चालू होते ही उसका शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड एरिक की बॉडी में लगी सभी धातु की पियर्सिंग्स को
अपनी ओर खींचने लगता है। एरिक खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे रखी भारी कुर्सी भी मशीन की ओर खींच जाती है। कुछ ही पलों में वह मशीन और कुर्सी के बीच बुरी तरह फंसकर दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है। उधर बॉबी अभी तक जिंदा था। तभी एक नर्स दरवाजा खोलती है और पहले टूटा हुआ वही स्प्रिंग तेज रफ्तार से उछलकर सीधे बॉबी के सिर में जा धंसता है। एक ही पल में उसकी भी मौत हो जाती है। मौत एक बार फिर अपना शिकार चुन चुकी थी। एरिक और बॉबी की लगातार मौतों के बाद स्टेफनी पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि मौत को धोखा देना लगभग नामुमकिन है। अब परिवार में सिर्फ डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली ही बचे थे, और मौत का अगला निशाना कौन होगा यह कोई नहीं जानता था। एरिक और बॉबी की मौत के बाद स्टेफनी पूरी तरह टूट चुकी थी। डार्लिन फैसला करती है कि अब वे सभी आइरिस के पुराने केबिन में रहेंगे, क्योंकि आइरिस कई सालों तक वहीं सुरक्षित रही थी। तीनों तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनका इंतजार पहले से कर रही है। केबिन का मुख्य दरवाजा बंद था, इसलिए स्टेफनी उसे जोर लगाकर खोल देती है। दरवाजा खुलते ही अंदर की बिजली की वायरिंग हिल जाती है और स्पार्किंग शुरू हो जाती है। इसी दौरान स्टेफनी की सीट बेल्ट फंस जाती है। वह डार्लिन से अंदर जाने के लिए कहती है ताकि कम से कम वह सुरक्षित रह सके, लेकिन तभी एक धातु की पिन गिरकर गैस सिलेंडर का वाल्व खोल देती है। कुछ ही सेकंड बाद स्पार्क गैस के संपर्क में आता है और जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके की ताकत से गाड़ी पानी में जा गिरती है। स्टेफनी अंदर फंस जाती है और डूबने लगती है। दूसरी ओर डार्लिन के ऊपर भारी मलबा गिर जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। चार्ली अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूदता है और किसी तरह स्टेफनी को बाहर निकालकर CPR देता है। कुछ देर बाद स्टेफनी की सांसें वापस आ जाती हैं। दोनों को लगता है कि शायद अब उन्होंने मौत को हरा दिया है। कुछ समय बाद स्टेफनी और चार्ली को डॉक्टर बताते हैं कि स्टेफनी वास्तव में मरी ही नहीं थी, वह सिर्फ बेहोश हुई थी, इसलिए मौत का चक्र टूटा नहीं है। यह सुनते ही दोनों समझ जाते हैं कि खतरा अभी भी टला नहीं है। इसके बाद दोनों एक रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते हैं। वहीं एक महिला के हाथ से वही पुराना सिक्का फिसलकर रेलवे ट्रैक में जा फंसता है। यही सिक्का जिसने कहानी की शुरुआत की थी, अब एक बार फिर तबाही की वजह बनने वाला था। सिक्के की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है और तेज रफ्तार में उनकी ओर बढ़ती है। स्टेफनी और चार्ली पूरी ताकत से भागते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि दोनों बच गए हैं, लेकिन अगले ही सेकंड ट्रेन पर लदे भारी लकड़ी के लट्ठे नीचे गिर जाते हैं और दोनों को बुरी तरह कुचल देते हैं। इसी के साथ आइरिस की पूरी ब्लड लाइन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद कई अखबारों की कटिंग्स दिखाई जाती हैं, जिनसे पता चलता है कि स्काई व्यू हादसे से बचे लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियों की मौतें लगातार होती रहीं। यानी मौत ने अंत तक अपना अधूरा काम पूरा किया। यहीं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की कहानी समाप्त हो जाती है।